वाह आप ही क्या बना रही हैं आप? हुमा किचन में दाखिल होती बोली थी। अशफा ने आज हॉस्पिटल से छुट्टी की थी। इतने दिनों की टफ रूटीन से वो थक चुकी थी, थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। और कल ही उसने अपने सीनियर डॉक्टर उस्मान से बात करके अहम रज़ा मीर के रूम से अपनी ड्यूटी भी हटवा ली थी। अब वो काफ़ी मुतमईन थी और वो मज़े से कुकिंग करते हुए आज का दिन एंजॉय कर रही थी। उसे कुकिंग करने का बहुत शौक था। उसके हाथ में जायका भी बहुत था। इस वक्त वो बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, जिस पर खिंची हुमा किचन में चली आई थी। बिरयानी आहद की फरमाइश पर। अशमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस उसी की बात की अहमियत है आपके आगे। जब मैं इतने दिनों से आपसे केक की फरमाइश कर रही थी, वह भूल गई आप? हुमा मुंह फुलाते हुए नाराजगी से बोली थी। मेरी ड्रामा क्वीन, जरा फ्रिज खोल कर तो देखो। अशमल की बात पर उमर जल्दी से फ्रिज की तरफ बढ़ी। वाह आपी, यू आर द बेस्ट। फ्रिज में पड़ा केक देखकर हुमा प्यार से उसके गाल को छूते हुए खुशी से बोली, जिस पर अशमल हल्का सा मुस्कुराई। वाह, मज़ा आ गया आज तो खाने का। सलमान साहब डिनर ख़त्म करते बोले। ये आप सब लोग तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे रोज़ बदजायका खाना खाने को मिलता है आप सबको। अस्मा बेगम मसनूई नाराज़गी चेहरे पर सजाती बोली। बेगम, आप भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन जो बात मेरी बेटी के हाथ के खाने में है वो उसमें नहीं है। सलमान साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ वैसे ये बात तो मैं भी मानती हूँ। अस्मा बेगम प्यार से अशमल की तरफ देखती बोली, अच्छा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में अहमद ने आना है तो उधर चाय भिजवा दीजिएगा। सलमान साहब अपने दोस्त का बताते वहाँ से उठ गए थे। अहमद उनके बहुत करीबी दोस्त थे, उनका एक दूसरे के घरों में बहुत आना जाना था। उस डॉक्टर को बुलाओ, मुझे उसके अलावा किसी और से इलाज नहीं करवाना। अहान रज़ा मीर अपने वजीह चेहरे पर गुस्से के तासुरात सजाए सामने खड़ी नर्स को तरफ देखता हुआ करख्त लहजे में बोला था। नर्स उसके चिल्लाने पर सहम कर जल्दी से वहाँ से निकली थी। डॉक्टर अशमल पिछले 2 दिनों से उसके रूम में नहीं आई थी। इसका मतलब यही था कि वो अपने कहे के मुताबिक अपनी ड्यूटी वहाँ से हटवा चुकी है। डॉक्टर अशमल, आपको डॉक्टर उस्मान बुला रहे हैं। वो अभी अपनी ड्यूटी करके सिद्रा के साथ कैंटीन में आकर बैठी थी। जब वार्ड बॉय उसके पास आता बोला, ओके, उन्हें कहीं मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। अशमल को शिद्दत से चाय की तलब हो रही थी। चाय पिए बगैर उठने का उसका इरादा नहीं था। वो रूम नंबर 27 के पेशेंट ने बहुत हंगामा खड़ा किया हुआ है, इसलिए डॉक्टर उस्मान का कहना है कि अभी और इसी वक्त उधर पहुँचे। उसका ना उठता देख वार्ड बॉय फिर बोला। उसकी बात सुनते चाय की तरफ बढ़ते अशमल के हाथ वहीं रुके थे। आंखों में नागवारी की लहर तोड़ गई थी। मैंने कहा था ना मेरे साहब दीवाने हो चुके हैं तुम्हारे। किसी सूरत वो तुम्हारी ड्यूटी अपने रूम से हटने नहीं देंगे। सिद्रा ने उसका गुस्से से लाल चपड़ता चेहरा देखकर बोली। जब उसकी बात का जवाब दिए बगैर अशमल गुस्से से वहाँ से उठी थी। डॉक्टर उस्मान उससे अपने रूम के बाहर ही खड़े मिले थे। सर, आपने बुलाया मुझे? रूम के दरवाजे की तरफ देखती वो खुद पर कंट्रोल करती बोली। अच्छे से जानती थी उन्होंने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। डॉक्टर अशमल माजरत के साथ, लेकिन मैं आपकी इस रूम में वापस ड्यूटी लगा दी है। अगर ये मामला मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर आपके साथ ताउन करता। अशमल ने डॉक्टर उस्मान की तरफ निगाह उठाकर देखा, जो इस हॉस्पिटल के मालिक होने के बावजूद भी उस रईसजादे के सामने काफ़ी बेबस लग रहे थे। अशमल को अपना ऑर्डर सुनाते वो उससे नज़र चुराते वहाँ से निकल गए थे। अशमल ने जैसे ही रूम में कदम रखा, उसकी नज़र सामने बेड पर तकियों से टेक लगाकर लेटे अहान रज़ा मीर पर पड़ी, जो चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए शौक नज़र से उसे देख रहा था। मुझसे पीछा छुड़वाने की नाकाम कोशिश करना छोड़ दो डॉक्टर अशमल। सलमान उसे सामने खड़े देख वो जताते लहजे में बोला, और फिर से बेड से उठता उसके सामने खड़ा हुआ। जब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो तो जाते क्यों नहीं यहाँ से? अशमल सर उठाकर उसकी तरफ देखते बोले। ठीक? किसने कहा मैं ठीक हो गया हूँ? बल्कि तुमने मुझे मज़ीद अपना बीमार बना दिया। अहान उसकी आंखों में देखता बोला। देखो प्लीज़, मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही सादा और शरीफ घराने की लड़की हूँ। प्लीज़, तुम्हारे इस बिहेवियर से मेरी काफ़ी बदनामी हो सकती है। अशमल तहम्मुल से उसे समझाते बोले, क्योंकि हॉस्पिटल में वो अपने बारे में और अहान की हरकतों की वजह से कुछ गलत बातें सुन चुकी थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरा घराना शरीफ नहीं है? उसके बाद का अपना मतलब निकालता वो मजाक उड़ाते हुए बोला था। जब अशमल ने अपनी इतनी संजीदा बात के ऐसे जवाब पर गुस्से से उसकी तरफ देखा था, अहान की नज़रें उसके गुस्से से फूले चेहरे पर अटक कर रह गई थी। जब वो गुस्से में होती थी, उसके गुलाबी नरम से फूले हुए गाल मज़ीद फूल जाते थे। उस वक्त भी यही हुआ था जब उसके करीब खड़े अहान ज़मीन ने बेखुदी में उनको छूने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका इरादा भांपते अशमल का उसका हाथ झटक चुकी थी। अपना हाथ झटकने पर अहान रज़ा मीर ने गुस्से से अशमल की तरफ देखा था। जख्म की परवाह किए बगैर उसके दोनों हाथों को अपने गिरफ्त में ले लिया। छोड़ो मेरे हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। अशमल उसके हाथ छुड़वाने की कोशिश करती चिल्लाई थी। ओके, मचाओ शोर।
مجھے تو فرق نہیں پڑے گا، پر تمہاری وہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ہاں، بدنامی ہو سکتی ہے۔ اس کے دونوں کلائیں کو ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے وہ اس کے دوسرے ہاتھ سے اس کے گال کو چھپا تھا۔ اشمن نے فوراً قوت سے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ تمہارا یہ انداز میرے اندر موجود تمہیں حاصل کرنے کے جذبات کو مزید ہوا دے رہا ہے، اس لیے میری بات کان کھول کر سن لو۔ اب سے تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، اور ہاں، یہ دنیا دکھاوے کی جو باقی فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی جلد پوری کر دوں گا۔ میں ابھی تو جا رہا ہوں اس ہاسپٹل سے، لیکن میری بات یاد رکھنا، تم صرف اور صرف میری ہو۔ اس کی کلائیں کو اپنے سخت گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے کچھ امپورٹنٹ کام پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ مزید اب یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اشمن نے اپنے کلائوں کی طرف دیکھا جو اس شخص کی گرفت کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ وہ دوپٹے سے اپنے گال کو رگڑتی پریشانی سے سر پکڑتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا تم ریسٹ کر لو کچھ دن، کام تو ہوتا رہے گا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو تم ڈسچارج ہوئے ہو، تب سے مسلسل کام میں مصروف ہو۔ حسنین ضمیر اس کی طرف دیکھتے فکر مندی سے بولے تھے۔ میں بھی تو اسے کب سے یہی کہہ رہی ہوں، پر میری بات کو کب سنتا ہے یہ؟ حاجہ بیگم بھی بیچارگی سے احان کی طرف دیکھتی بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنے دنوں سے ریسٹ ہی کر رہا ہوں۔ احان ان کی باتوں پر اسپاٹ انداز میں بولا، پہلے آپ مجھے دونوں یہ بتائیں کہ حنا کی شادی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا، انکار کر دیں ان لوگوں کو، حنا کی شادی وہاں نہیں ہوگی۔ میرے چند دنوں کی بے خبری میں آپ لوگوں نے اس کی بات بھی پکی کر دی۔ میرا صرف ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مرا نہیں تھا۔ احان ان کی طرف دیکھتا سر تاثرات سجائے بولا تھا، اللہ نہ کرے کیسی غلط باتیں منہ سے نکالے ہوں۔ دیکھا حسنین، آپ نے میرے بیٹے کے آتے ساتھ ہی ان ماں بیٹیوں نے اس کو ہماری چگلی کر دی۔ حاجہ بیگم غصے سے پہلو بدلتا بولتی، تو کیا غلط کیا انہوں نے؟ اگر آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتی؟ احان حاجہ بیگم کی بات پر ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن میں ان لوگوں کو زبان دے چکا ہوں۔ احان کی بات پر حسنین ضمیر فوراً بولے، تو یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ آپ تو جیسے بھول ہی بیٹھے ہیں کہ وہ دونوں بھی آپ کی سگی اولادیں ہیں۔ لیکن جو بھی ہے، میں اب اس بارے میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ حنا کی شادی وہاں بالکل نہیں ہوگی۔ اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں آپ۔ حنا کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ احان حسنین ضمیر کو طنزیہ انداز میں باور کراتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ دیکھا کیسے آتے ساتھ ہی میرے بیٹے کو ان لوگوں نے پٹیاں پڑھا دیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ بیچاری ہیں وہ، بیچاریاں ایسی نہیں ہوتی۔ حاجہ بیگم اپنا پلان خراب ہوتے پر غصے سے بناتی بولی، جبکہ حسنین ضمیر اس وقت خاموش رہنا ہی ٹھیک سمجھا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ احان دروازے پر ہلکا سا نوک کرتے بولا، میری جان اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آسماء بیگم احان کی آواز سنتے خوشی سے بیڈ سے اٹھتی بولی، ماشاء اللہ بیٹا، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر تو دل ہی بہت بے چین ہو گیا تھا، اب تمہیں اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر سکون آیا ہے۔ آسماء بیگم اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی بولی، جب ان کی اتنی محبت اور پرواہ پر مسکرا کر رہ گیا، دیکھ لیں پھر آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں بالکل ٹھیک آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ احان ان کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولا، ایک بات پر میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اتنی بڑی بات ہو گئی یہاں اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتے؟ احان ان کی طرف دیکھتا ناراضگی سے بولا تھا، ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تم جاتے ہو تم مجھے اپنے سگی اولاد سے بڑھ کر عزیز ہو۔ میں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ آسماء بیگم نظریں چراتی بولی، اب وہ اسے حاجہ بیگم کی دھمکی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں جو انہوں نے احان کو کچھ بھی نہ بتانے کے لیے دی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی احان کو کیسے پتہ چلا۔ السلام علیکم بھائی، مجھے پورا یقین تھا آپ ضرور آئیں گے۔ حفصہ احان کو آسماء بیگم کے پاس بیٹھا دیکھ کر چہکتے ہوئے آگے بڑھی تھی، کیسی ہے میری گڑیا؟ احان اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے محبت سے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ بھیا میری کال پر فوراً آنے کے لیے۔ حفصہ احان کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی، جبکہ اس کی بات پر آسماء بیگم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ دیکھ رہے ہیں بھیا، امی مجھے کیسے غصے سے دیکھ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ آپ کے جانے کے بعد مجھے یہ ڈانٹیں گی بھی۔ حفصہ منہ بناتی احان کو شکایت کرتے بولی، بالکل بھی نہیں امی، میری گڑیا کو کسی نے نہیں ڈانٹا، بہت اچھا کیا اس نے مجھے انفارم کر کے، اور آئندہ بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ احان نے حفصہ کی سائڈ لیتے کہا، جس پر آسماء بیگم ہولے سے مسکرائی تھی۔ حنا نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ احان نے حنا کی غیر موجودگی نوٹ کرتے پوچھا۔ آپ ہی اپنے کمرے میں ہیں۔ حفصہ کے بتانے پر احان ان کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی آواز پر حنا نے سر اٹھا کے دیکھا، لیکن سامنے کھڑے احان کو دیکھ کر وہ روتے ہوئے بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ بھیا مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ حنا اس کے ساتھ لگے روتے ہوئے بولی، رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی زندہ ہے ابھی، تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ احان کی بات پر حنا نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔
हिना आंसुओं के दरमियान बोली, मैं सब जानता हूँ, मेरी बाबा से बात हो चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए अब रोना बंद करो। अहान ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए प्यार से कहा, जिस पर हिना अपनी आंखों में हैरानी लिए उसकी तरफ देखा। आप सच कह रही हैं ना? उसकी बात पर अहान ने इस बात में सर हिलाया। थैंक यू सो मच भाई, आप बहुत अच्छे हैं। हिना खुशी से भरपूर लहजे में बोली थी। उसे अपना ये भाई जान से बढ़कर अजीज था, जो एक घने साए की तरह हमेशा उसके लिए मौजूद होता था। जब उसे खुश देखकर अहान भी मुस्कुराया था। हसनैन रजा मीर के वालिदैन की डेथ हो चुकी थी, जो इनके लिए करोड़ों का विरसा छोड़ गए थे। हसनैन रजा मीर बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनसे छोटी एक बहन सफ़िया थी, जो शादी के बाद अपने घर में आबाद थी। उनसे छोटे फुरकान रजा मीर थे, जिनकी शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी बीवी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद बहन भाइयों के बार बार कहने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी बीवी से उनकी 3 औलादें थी, 2 बेटे और 1 बेटी। हसनैन रजा मीर ने पहली शादी अपने वालिदैन की मर्जी से अपनी यतीम मामूजाद आसमा बेगम से की थी, जिनसे इतने साल औलाद ना होने की वजह से उन्होंने औलाद की ख्वाहिश में दूसरी शादी अपने चचाजाद हाजा बेगम से की थी। हाजा बेगम एक बहुत ही तेज खातून थी। हाजा बेगम ने अहान रजा मीर को जन्म देकर हसनैन रजा मीर और उस पूरी हवेली पर अपना कब्जा जमा लिया था। कुछ अरसे बाद आसमा बेगम के यहाँ हिना और फिर हफ्सा का जन्म हुआ था, लेकिन वो हसनैन रजा मीर को बेटा नहीं दे पाई थी और ना ही कभी हाजा बेगम जैसा मकाम हासिल कर पाई थी। हाजा बेगम ने उनको और उनकी बेटियों की हैसियत हवेली में मुलाजमों की बराबर ही रखी हुई थी। वो हर वक्त उन्हें किसी न किसी तरह बेइज्जत करने और नीचा दिखाने के चक्कर में लगी रहती थी। अहान शुरू से ही बहुत हसास तबीयत का मालिक था। घर का माहौल उसे बहुत ही डिस्टर्ब करता था। कुछ हाजरा बेगम की तरबियत का असर था, वो काफ़ी ज़िद्दी और हठधर्म हो गया था। इस सारे माहौल से तंग आकर वो ज़्यादातर हॉस्टल में रहने लगा, जहाँ वो काफ़ी बुरी सोहबत का शिकार हुआ था। फिर कुछ अर्सा लंदन में तालीम हासिल करने के बाद जब वो घर वापस लौटा तो घर का माहौल अभी भी वैसा ही था, बल्कि अब तो आसमा बेगम के साथ साथ उनकी बेटियों का भी टॉर्चर किया जाता था। ये सब देखना अब मज़ीद उसके बस की बात नहीं था। उसने हसनैन रजा मीर से कहकर आसमा बेगम को हवेली में एक अलग पोर्शन दिलवाया था, जहाँ और तो नहीं लेकिन वो हाजरा बेगम के हर वक्त के तानों से महफूज। उनके हालात देखकर अहान आसमा बेगम और अपनी दोनों बहनों से काफ़ी करीब हो गया था और अपनी सगी माँ की हरकतों की वजह से उनसे काफ़ी दूर हो गया था। ये सब देखकर हाजरा बेगम ने आसमा बेगम को मज़ीद तकलीफ पहुँचाना शुरू कर दी थी। वो समझती थी आसमा बेगम उन्हें उनके बेटे से दूर कर रही हैं और इसी वजह से उन्होंने हिना का रिश्ता एक काफ़ी बड़ी उम्र के शख्स से तय करवा दिया था। अहान को जैसे ही हफ्सा के ज़रिए पता चला, वो फ़ौरन वहाँ पहुँचा। उन दोनों को ये सब करने से बाज रखा। आसमा बेगम को शुरू से ही अहान से बहुत प्यार था और उसके इतना ख्याल और इज्जत देने पर मज़ीद अजीज़ हो गया था। डॉक्टर अशमल, ये आपके लिए आए हैं। अशमल सिद्रा के साथ वार्ड का राउंड लेकर वापस आ रही थी जब नर्स ने उसके पास आते उसे सुर्ख गुलाबों का फ्रेश बुके उसकी तरफ बढ़ाया था। मेरे लिए? किसने भेजा है? अशमल हैरत से बुके थामते बोली जब नर्स ने लाइल्मी से सर हिलाते आगे बढ़ गई थी। वैसे जिसने भी भेजा ये है बहुत खूबसूरत। सिद्रा फूलों की खुशबू सूंघते बोली। अशमल बुकर के ऊपर नीचे देखकर बोल रही थी कि भेजने वाले ने कुछ तो रखा ही होगा बीच में। उसने ज़ोर से बुके हिलाया जब इसमें से एक छोटा सा कार्ड निकल कर नीचे गिरा था। झुककर कार्ड उठाते अशमल ने खोल कर देखा। कार्ड पर लिखे अल्फाज देखकर अशमल ने नागवारे से बुके को उठाकर पास पड़े डस्टबिन में डाल दिया था। ये क्या किया तुमने? दिखाओ मुझे क्या लिखा है इस पर। अशमल जो कार्ड के टुकड़े भी करने वाले थे, सिद्रा ने उसके हाथ से कार्ड लेते बोली। अहान रजा मीर की तरफ से ये पहला नज़र। इससे पहले कि सिद्रा आगे बढ़ती, अशमल कार्ड उसके हाथ से छीनकर टुकड़ों में तकसीम करके डस्टबिन में फेंक चुकी थी।